हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए जो पिछले छोड़ चुके थे उस पे आगे हमारा था फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तो आप जैसा कि जानते हो कि सबसे पहले जो राष्ट्रवाद की विचारधारा, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति में निकल कर जो आई वो था देश फ्रांस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है, पूछा था इस बार 2021-22 के एग्ज़ाम में जो हुआ था हाई स्कूल का यूपी बोर्ड में, वहाँ पूछा भी था कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जिस देश में हुई उस देश का नाम क्या था? तो फ्रांस। ठीक है, इसके अंदर इसको आप ध्यान रखोगे। यहाँ से पूछने वाला क्या है कि राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति जो हमारा हुआ वो हुआ है फ्रांस की क्रांति से। आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? एक ऐसा राज्य जिसके पूरे संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति होने के कारण जो वहाँ पर राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता जो निकल कर के कहाँ से कहाँ चली गई, तो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की, मतलब वहाँ जो क्रांति हुआ तो क्रांति में शामिल व्यक्तियों ने घोषणा किया कि अब हमारे द्वारा इस फ्रांस के नागरिकों द्वारा, फ्रांस के लोगों के द्वारा ही राष्ट्र का गठन होगा और वही लोग उसके नियत तय करेंगे। प्रारंभ से ही आप देखेंगे तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए हैं जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना, कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना पैदा हुई। जैसे कुछ कदम इस प्रकार से हैं, जैसे आप ध्यान देंगे इस प्रकार से हैं, जैसे मान के चलिए नंबर 1 पितृभूमि। आप ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ मातृभूमि का कॉन्सेप्ट देते हैं, कहते हैं ना भारत माता की जय। इस तरीके से वो एक पूरे फ्रांस को एक पिता का दर्जा दिया, तो उसे पितृभूमि, उस भूमि को एक पिता की तुलना में हमने अपनी भूमि को, जो भारत की भूमि, उसे माता का दर्जा दिया है। तो मातृभूमि कहते हैं, मदरलैंड कहते हैं, वो कहते हैं कि फादरलैंड के हैं। उसको उन्होंने ला पैट्री वर्ड यूज किया फ्रांस में, फ्रांसीसी लैंग्वेज में ला पैट्री वर्ड यूज है। और पहली बार वहाँ के लोगों के रहने वालों को एक सबकी पहचान हो कि आप क्या हो, तो इसके लिए उन्होंने वर्ड यूज किया नागरिक का। जैसे हम कहते हैं कि वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से वे लोग कहते हैं कि हम भी क्या हैं, इस फ्रांस के नागरिक हैं। नागरिक और लोग अंतर होता है। जैसे फ्रांस के नागरिक, इसका मतलब कि फ्रांस में रहने वाले उन व्यक्तियों को उस देश की मान्यता प्राप्त है। ऐसा तो नहीं ना कि आप भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मान लीजिए कोई पाकिस्तान का, मान लीजिए किसी देश का व्यक्ति आया भारत में कुछ दिन रहा, तो वो भारत का नागरिक नहीं हो जाता। भारत में रहने वाला है, वो दूसरे मूल का है, दूसरी जगह नागरिक हो सकता है। हर देश अपने अपने देश में रहने वाले लोगों को वहाँ की नागरिकता प्रदान करता है। तो दो कॉन्सेप्ट लाया, पहला पितृभूमि कॉन्सेप्ट, दूसरा नागरिक का कॉन्सेप्ट। इसको कहते हैं ली सिटियोन, कहते हैं ली सिटोयन। जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और क्या क्या किया, तो एक झंडा, जैसे भारत में भी क्या है आपको याद होगा, भारत में भी है भारत का तिरंगा झंडा, उसी प्रकार से फ्रांस का एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। जैसे हर राज्य का पहले वहाँ पर जो राजतंत्र था, हर राजा का अलग अलग अपना ध्वज होता था, इसे राजध्वज कहा जाता था। सारे हटा करके पूरे फ्रांस के लिए एक ध्वज, जिसे राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा भी वहाँ का है, हमारे यहाँ भी तिरंगा का ट्राई कलर होता है, तो वहाँ के राजध्वज की जगह ले ली। जो चुनाव होता था तो स्टेट जनरल करते थे, तो स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल चेंज्ड इनटू किस में, तो नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली में चेंज हो गई। साथ साथ नई नई स्तुतियाँ रची गई, नई नई क्या किया गया, स्तुतियाँ रची गई, शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। और ये सब किसके नाम पर हो रहा है, तो राष्ट्र के नाम पर हो रहा है। किसके नाम पर हो रहा है, और राष्ट्र के नाम पे हो रहा है। साथ साथ आप देखोगे तो एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि एक, जैसे मान के आईएएस का एग्ज़ाम होता है, आईपीएस का एग्ज़ाम होता है, या ऐसे कहें तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लाएगी कि केंद्र में
एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था लागू किया जाए जो पूरे देश के लिए हो। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री का पद हो जाता है, राष्ट्रपति को पूरे देश के लिए होते हैं, न कि किसी राज्य विशेष के लिए होते हैं। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए क्या बना दिए, समान कानून बना, इक्वल लॉ बनाए गए। इस क्षेत्र विशेष में फ्रांस में रहने वाले सभी नागरिकों को, रहने वाले लोगों पर एक समान कानून लागू होगा। साथ साथ जो इंटरनल आंतरिक आयात निर्यात शुल्क रखते थे, देश के अंदर ही सामानों की आवाजाही पर टैक्स लगाए जाते थे, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। यहाँ पर पता चलता था कि जैसे मान के चलो कि आज आप अपने क्षेत्र में रह रहे हो, वहाँ पर किसी चीज़ की लंबाई अगर नापी जाए, जैसे कोई व्यक्ति मान के चले कि कोई व्यक्ति यहाँ पर गोरखपुर में अगर 5 फुट 2 इंच की उसकी हमने हाइट मेजर की, नापा, अगर वो व्यक्ति चला गया कहीं और क्षेत्र में, लखनऊ चला गया, उसकी हाइट क्या 5 फुट 4 इंच हो जाएगी, या उसकी हाइट 5 फुट हो जाए, कहीं गया तो 5 फुट 5 इंच हो जाए। ये दिखाता है कि यदि ऐसा होता है तो आपके यहाँ कहीं पर भी जो मापने की जो व्यवस्था है वो आपकी एक समान नहीं है, उसमें एकता नहीं है, उसमें एक रूपता नहीं है। तब तो ऐसे बहुत घाटा होगा, तब तो ऐसे बहुत नुकसान होगा। कोई व्यक्ति पता चले कि यहाँ से लेकर गया 1 क्विंटल आलू, वहाँ गया तो पता चला कहीं पर 1.5 क्विंटल हो गया, कहीं पर 1 क्विंटल 20 किलो हो गया, कहीं पर पता चला कि 75 किलो ही हुआ। जैसे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो एक समान भार और एक समान नापने की व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। हर राज्य में हर छोटी छोटी जगह पे अलग अलग बोलियाँ थी, उसको हतोत्साहित, उसको गिराया गया। ऐसे में बात किया, आप लोगों को एक ही भाषा का प्रमोट किया गया, एक ही भाषा बोलनी चाहिए। वो भाषा थी फ्रेंच। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, उसी को राष्ट्र की साझा भाषा बना के दी गई कि यही भाषा होनी चाहिए। साथ साथ क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का जो भाग्य है और लक्ष्य क्या था कि वह यूरोप के लोगों को किससे मुक्त करावे, निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्रांस की जिम्मेदारी है कि फ्रांस इन चीज़ों से मुक्ति पा लिया और फ्रांस इन चीज़ों को दूर करने में सक्षम हो गया, तो वो यूरोप में रहने वाले अन्य देशों के नागरिकों को भी इस प्रकार के निरंकुश शासकों से क्या कराए, मुक्त कराए। दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रांस के सेना यूरोप के अन्य लोगों को भी राष्ट्रों में गठित होने में क्या करेगा, मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की ये खबरें यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। किन क्लबों की स्थापना करने लगे? जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्ज़रलैंड में, इटली के बड़े इलाकों में प्रवेश कर चुकी थी, घुस चुकी थी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में लेकर जाने लगी। अर्थात देखिए, अब एक देश अपने स्वतंत्र हो गया, इस प्रकार की विचारधारा का जब प्रचार प्रसार अन्य देशों में हुआ तो वहाँ पर जैकोबिन क्लब बनने लगे। वहाँ के लोग भी इसी प्रकार की स्वतंत्रता की चाह करने लगे, इच्छा करने लगे। अब जब इस प्रकार की इच्छा का प्रसार उन देशों में हुआ कि हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो निश्चित ही रूप से उन लोगों की मदद चाहेगा जो इतनी जल्दी आसानी से स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिए हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ के फ्रांस के जो लोग थे, फ्रांस की जो सेनाएं थी, वो अन्य देशों में जा कर के वहाँ भी निरंकुश राजतंत्र से मुक्त कराना चाहती थी अन्य वहाँ के लोगों को। इस प्रकार से एक देश की सेना दूसरे देश की सेना के साथ युद्ध करेगी, वहाँ पर अटैक करेगी, वहाँ के राजतंत्र को हटाने की कोशिश करेगी। अब नेपोलियन के जो नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने ऐसे ही अनेक सुधार कराए जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निस्संदेह वहाँ प्रजातंत्र को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। मगर यही समझने वाली बात है, उसने किया कि फ्रांस में फिर से राजतंत्र लाया, तो जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको तो नष्ट किया, लेकिन साथ साथ प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। इन सिद्धांतों का समावेश किया,
क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था क्या हो, अधिक तर्कसंगत हो और कुशल बन सके। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1804 में उसने एक नागरिक संहिता लाई, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। इसे 1804 का नेपोलियन कोड कहा जाता है या 1804 का सिविल कोड कहा जाता है या नागरिक संहिता है। उसने क्या कहा कि आपको जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त करिए। किसी व्यक्ति को जन्मते ही ये अधिकार मिल जाए, बहुत सारे अच्छे अच्छे अधिकार मिल जाए कि आपको किसी दूसरे पे कर लगाने का अधिकार, आपको कर नहीं देना है, आपको राशि ठाट का भोग भोगना है, तो ये हटा देगा। उसने क्या किया कि उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। वे कानून के समक्ष बराबरी सब और संपत्ति, आपके पास जो भी इकट्ठा किए हो, आप जो भी कमाओगे वो आपकी संपत्ति रहेगी, सरकार आपसे नहीं लेगी। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी क्या किया गया, लागू किया गया। फ्रांस के जो अधीन क्षेत्र थे वहाँ पर भी इस नियमों को लागू किया गया। डच गणतंत्र हो, स्विट्जरलैंड हो, इटली हो, जर्मनी हो, सब ने नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को क्या बनाया, सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिला दी। शहरों में भी, यहाँ समझने, शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी का टेस्ट लिया। यार बहुत अच्छी है, हमें ये तो बहुत अच्छा है। उद्योगपतियों और ख़ास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। जो बड़े व्यापार थे उन्होंने कहा कि यार मानक भार और नाप एक समान रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। एक राष्ट्रीय मुद्रा होगी तो भी अच्छी बात है, क्योंकि एक समय जगह पता चले कि हमारे यहाँ मान के चले कि भारत में अगर एक राष्ट्रीय मुद्रा है, जैसे रुपया चलता है तो अच्छा बात है। पता चले कि यूपी का अलग मुद्रा है, बिहार का अलग मुद्रा है, हर राज्य का अलग मुद्रा हो तो बहुत ही परेशानी होती। इसी प्रकार से फ्रांस जो इतने राज्यों में विभाजित था, वहाँ पर अलग अलग करेंसी होती है, रुपये वो होते हैं, वहाँ की मुद्रा होती है, तो दिक्कत होता है। लेकिन वहाँ पे इस मुद्रा को हटा करके एक राष्ट्रीय मुद्रा किया गया। तो एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने पर वस्तु का व्यापार हो या पूंजी का व्यापार, उसके आवागमन में क्या होगी, सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी सेना शासन के प्रति क्या हो गया, मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। शुरुआत में अनेक स्थान जैसे हॉलैंड है, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेंज, मिलान, वार्सा फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाला स्वागत किया। सभी तो यहीं एकदम शानदार हैं, यहीं होता स्वागत किया जाए इन सबका। लेकिन जैसे जैसे ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। जब ये साफ होने लगा, पता चला कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारे यहाँ के राजनीतिक स्वतंत्रताओं के अनुरूप नहीं थी। वहाँ के जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, पॉलिटिकल आज़ादी है, उसके अनुरूप ये नहीं है। क्यों नहीं भाई? क्यों? क्योंकि बढ़े हुए कर, सेंसर से बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती की जाती थी। इसकी वजह से वहाँ जो नुकसान हो रहे थे, भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। भाई जितना हमें नुकसान हो रहा है उससे आप कम हमारे यहाँ प्रशासनिक फ़ायदा दिला रहे हो, हमें फ़ायदा कम हो रहा है, हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। सुधार के नाम पर आप हमारे देश की राजनीतिक आज़ादी, हमारे यहाँ देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को ही नष्ट कर रहे हो, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब इस प्रकार से इस देखोगे, जैसे ये पिक्चर है और राइनलैंड का डाकिया लाइप्सिग से आते सब कुछ, यहाँ नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिया के रूप में दर्शाया गया है। उसके झोले से गिरती हर चिट्ठी पर उन भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें अब वह हार चुका है। 1815 आते थे नेपोलियन खुद हार जाएगा। यहाँ पर एक पिक्चर दिखाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि क्या है, फ्रांस की सेना यही है। देखो, ज़्वेब्रकेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया जा रहा है। स्वतंत्रता का वृक्ष है, वहाँ पे जबरन आर्मी वहाँ पहुँच करके क्या करे, स्वतंत्रता का वृक्ष लगा रहे, सारे लोग खुशी। लेकिन साथ साथ देखिए आगे इसमें ध्यान से देखोगे तो जबरन एक महिला को यहाँ तंग किया जा रहा है, यहाँ बूढ़े बुजुर्ग को ये ध्यान दबा करके क्या किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है। देखिए, जर्मन चित्रकार कार्ल कैस्पर फ्रिड्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं द्वारा ज़्वेब्रकेन शहर पर कब्जा है। अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले
फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए, देखिए यहाँ किसान की गाड़ी है, कौन सा, ये देखिए किसान की गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, इसको छीन रहा है सब। साथ साथ कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर है कुछ महिला क्या कर, उनको तंग किया जा रहा है। बीच का अग्रभाग और एक किसान को घुटने टेकने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ घुटने टेकने पर मजबूर देख रहे हैं आप, यहाँ पे आप देखोगे, देखिए आप, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ महिलाओं को परेशान किया जा रहा है, यहाँ गाड़ी छीन ली जा रही है। इस प्रकार से यहाँ फ्रांसीसी सेनाओं का दमनकारी रूप का चित्रण किया गया है। और इसमें लिखा है, स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर लिखा है जर्मन भाषा में, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, हमसे आज़ादी और समानता ले लो। यह मानवता का आदर्श रूप है। यह फ्रांसीसियों के इस दावे पर व्यंग कसा जा रहा है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे, आपको सही दिखाते थे, लेकिन हो रहा है इसका नुकसान। ठीक है, चलिए इसके आगे का टॉपिक होगा हमारा कि यूरोप में किस प्रकार से राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। एक एक करके आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।